सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ज़ादे बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर आज जो चेयरमैन नैब ने गुफ्तगू की है, ज़रा उस पर हम आज प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि क्रेडिट जाता है नैब को कि उसने बड़े बड़े करप्ट लोगों को अब जेल के अंदर किया हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरख्वास्तें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको जेल से बाहर किया जाए। उन्होंने भी कहा कि बदउनवानी का आलमी मसला है और ये हुकूमत का सिर्फ ये क्रेडिट है कि वो नैब के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, ये उन्होंने वाजे किया। फिर उन्होंने जो हवाओं का रुख बदलने की बात वो कई अरसे से कर रहे थे, एक बार फिर से उन्होंने की। उन्होंने कहा हवाओं का रुख अब बदलने लगा है, चंद ही हफ्तों में आपको पता लग जाएगा कि हवाओं का रुख अब किस तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने बात की बालम जब्बा और BRT के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस पर अभी तक एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस पर स्टे ऑर्डर्स अदालतों के मौजूद हैं, और जहाँ तक रेफरेंसेस की बात है तो इन दोनों पर रेफरेंसेस तैयार हैं, एक्शन बिल्कुल तैयार है, और जब हमें वक्त आएगा तो हम इस पर एक्शन भी लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो रिकवरी की है, ज़रा वो फिगर बता दूं कि नैब ने अब तक 382 अरब रुपए की रिकवरी की है, ऐसा कहना है चेयरमैन नैब का। उन्होंने कहा ज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग पे लाखों अफराद हैं जो कि मुलव्विस हैं, और बेशुमार लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, और खरबों रुपए के हिसाब से ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई है। तो नाज़रीन, इस पर ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर ज़ाहिर दीगर भी इशूज़ हैं वो भी डिस्कस करें। PJ मीर साहब तज़ियाकार हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया था। PJ मीर साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। PJ मीर साहब, अभी हमने देखा कि कुछ एक हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में चेयरमैन नैब की दूसरी गुफ्तगू है, यानी कि दूसरी बार उन्होंने इस तरह से बदउनवानी के हवाले से बात की, लेकिन आज फिर उन्होंने जो बात की है कि जी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, ऐसा मत समझे कि नहीं हो रहा, थोड़े दिनों में आप महसूस भी करेंगे। तो वाकई PJ मीर साहब हवाओं का रुख बदल रहा है, लग रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल है बदल रहा है। ये बड़ी अच्छी स्पीच है, बड़ी कॉन्फिडेंस की स्पीच दी है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। लेकिन आपके पास में अब मैं देखें, वो एक होता है दूध का दूध और पानी का पानी। सुमैया, आपके पास में एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया, एक है इकबाल ज़ैद अहमद, इन पे कोई चार्ज लगा नहीं है, आपने इनको पकड़ा हुआ है। एक है सेनेटर अहमद अली कराची के MQM के, इनको आप बार बार तारीख पे बुला रहे, कोई चार्ज है नहीं है, और ना आप आगे बढ़ते हैं। तो किस इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ना आप। अब ये तकरीर करना बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल करें तकरीर, कॉन्फिडेंस दें, हम उस पर बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप टारगेट्स ना करें, आप मेरिट पे जाएं। जब तक आप मेरिट पे नहीं जाएंगे और ज़मीन से मेरिट पे जाएंगे तब हम कहेंगे कि कुछ हो रहा है। लेकिन आई एम अफ्रेड ऐसी तकरीरें बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल आई थिंक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों में एक जज्बा आता है, नहीं यार कोई तो कर रहा है। भाई कर रहा है तो फिर करने वाले को ये चाहिए अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छे तरीके से इंसाफ दे, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि एक पार्टी को टारगेट करो, दूसरे करो, तीसरे को करो, जो मर्जी हो। आप अभी आप ही के चैनल पे एक चल रही थी जी कि अख्तर महंगल ने 5 बलोची लड़कियों को रिहा करवा दी। भाई वाह बलोची लड़कियां, अब पंजाब को होता है 5 पंजाबी लड़कियां, 5 सिंधी लड़कियां, 5 पठानी लड़कियां, और 5 लड़कियां पाकिस्तान की। आप पाकिस्तानियत लेके आओ, आपके अंदर वो पाकिस्तानियत आ ही नहीं रही है। कोई बलोची, सिंधी, पठानी, पंजाबी सब ये लगे हुए हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूं आप जब आते हो आप अक्रॉस द बोर्ड इस लेवल के ऊपर आओ कि आपको पूरे कराची से लेके लड़ीकोतल तक आपको पता लगे हम एक है। हमने हर जगह प्रोविंशियलिज्म लेके आ गए हैं। कोई कह रहा है जी कि सिंध के साथ जाती है, कोई बलूचिस्तान के साथ जाती है। हमें इस चीज से बाहर निकलना है। तो ये तकरीर ठीक है, इट्स अ गुड पेप टॉक, बट इट इज नॉट इनफ। ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ, और मेरिट पर जाएं, ये आपका पॉइंट है। पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, अपोजिशन क्या समझती है? ज़ाहिर मैं चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़ाहिर आपके लोग भी हैं, जेलों में हैं, पीपल्स पार्टी भी कई केसेस भुगत रही है। आपको लग रहा है कि अगर ये कहते हैं चेयरमैन नैब के हवाओं का रुख बदल रहा है तो अपोजिशन समझती है कि वाकई बदल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समिया। पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब अगरचे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर्ड हैं अब, और उन्होंने बताया है कि वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, लेकिन जो तकरीर उन्होंने की है वो मुकम्मल सियासी तकरीर थी।
यानी एक सियासी लीडर की तकरीर थी जिस पे वो खूब क्रेडिट ले रहा था, जिस पे उसने जिन पे मुकदमे बने हैं, जो जेलों में, उनके नाम लेके एक तरह से उन्हें जलील करने की कोशिश की है। भाई चेयरमैन नैब हो या जज हो, उनका ये काम नहीं होता। उनका काम यह है कि उनका कलम बोले। कि उन्होंने ये फरमाया कि जी ये उन्होंने माना इससे पहली तकरीर में कि ये तासुर के एक तरफा एहतसाब हो रहा है, ये अब ख़त्म हो जाएगा और हवाओं का रुख बदल रहा है। हवाओं का रुख बदलने की क्या नहीं। इससे पहले आपने ये कहा कि पहले तो जो साबिका हुकूमत थी उसका एहतसाब हो ना, फिर इनका एहतसाब कर लेंगे। ये कुछ इंसाफ का तकाज़ा है। नैब को उन्होंने चपरासी से लेके ऊपर तक की बात की। नैब के लोग खुद निकले हैं करप्शन के इल्जामात में। अच्छा, अभी वो कहते हैं कि बीआरटी मंसूबे पर इसीलिए अभी कुछ नहीं किया है कि उस पर स्टे ऑर्डर है। अभी तो स्टे ऑर्डर है, उसके बाद जाहिर है वो कह रहे हैं रेफरेंस भी तैयार है, मालम जब्बा का भी जिक्र किया है, तो कोई उम्मीद नहीं है आपको? मैं अर्ज करूँ, उन्होंने जिक्र किया है और स्टे ऑर्डर, पहले ये बात भी है कि इंक्वायरी के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया क्यों है। चीफ जस्टिस साहब ने स्टे ऑर्डर दिया था, वो मेरे पास बतौर मुस्लिम लीग नून के 2 साल काम करते थे, जाने वाले स्टे दे गए और बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ खुद नैब के हवाले से जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट से जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान के हैं, वो चेयरमैन नैब जरा सामने रखे। अच्छा, एक और बात कि क्या जो अदालतें हैं नैब की, उनके फैसले हतमी होते हैं? ये मौजूदा चेयरमैन नैब से ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जानता है कि किस तरह इन लोगों ने फैसले दिए हैं। 2 की मिसाल पीजे मीर साहब ने दी, मुफ्त में उनको जेल में रखा हुआ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की, मैं आपको मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह की, इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। लोगों को उठा के इल्ज़ाम पर बंद कर देना और फिर कहना हाँ जहाँ रिकवरी हुई है वो अलग बात है। इसी तरह अब तक जो है अपना बिलावल भुट्टो, बिलावल के वालिद साहब जो हैं आसिफ जरदारी साहब, उन पर भी कोई रेफरेंस नहीं बन सका, उनको भी जेल है। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सिद्दीक साहब एक बात पे तो एग्री करेंगे ना, जिसकी भी हुकूमत हुई, चाहे आपकी हुई या पीपल्स पार्टी की हुई, नैब को तो इस्तेमाल किया जाता रहा ना, नारे लगाए जाते रहे, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, तो नैब के इदारे को तो हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया। तो आज अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत है ये पीटीआई की, तो ये इस्तेमाल कर रही है, तो फिर तो नैब देखिए, मैं ये तो देखिए ना, नैब के चेयरमैन का आज ये दावा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इस्तेमाल करे, किसी में जुर्रत नहीं। उन्होंने अपने आप को और नैब को यूं पेश किया है जैसे फरिश्तों का जा रहा है, इसमें इंसान बसते ही नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने आइन, कानून और हकीकत को बिल्कुल पसे पुश्त डाल के एक सियासी तकरीर की है। सही। और अमलन क्या कुछ किया है वो आपके सामने रख दिया है कि किस तरह लोगों को उठाते हैं। मसलन एक लम्हा सुप्रीम कोर्ट से नैब की दरख्वास्त मुस्तरद होती है शहबाज शरीफ के खिलाफ, और नैब और रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के कि ये तो अच्छा बच्चा है, और ये बात वहाँ होती है, शाम को जनाब अली फैसला होता है और उनके सारे असासे मुंजमद कर लिए जाते हैं। ये क्या है? तो अमल करके बताइए हमें, अमल होगा। मैं है, यानी कि आप ये कह रहे हैं। मैं एक जगह मेरी सियासी पार्टी का जब मैं जी ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जितनी रिकवरी हुई है वो तो अच्छी है, ठीक है, बस उतने ही रहने दें। लेकिन नैब फरिश्तों का इदारा हरगिज नहीं है। सही है। नैब की अदालतों के फैसले हरगिज फाइनल नहीं होते, बहुत कुछ सिद्दीक साहब पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही। आपने कहा कि कोई हतमी नहीं होता और रिकवरी तो ठीक है, लेकिन ये कॉल ऑफ फेल में काफी तजाद है चेयरमैन नैब के। ठीक है, पॉइंट टेकन। जरा वज़ीर आज़म की बात भी कर लेते हैं। आज उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब, बड़ी तनकीद की है जी अपोजिशन पर। वो कहते हैं कि कभी ये प्लान ए लेके आते हैं, कभी प्लान बी, फिर सी, फिर जेड। ये प्लान इनके अजीब तरीके से चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि असल जो होता है वो जुनून होता है, और असल कप्तान वो होता है जिसको पता होता है कि किस खिलाड़ी को किस जगह उसने खिलाना है। फिर जाहिर है उन्होंने फवाद चौधरी की बड़ी तारीफ भी की है, और उन्होंने कहा कि बड़ी तनकीद हुई थी कि इनको मैंने वजारत क्यों दी, और वो इस वजारत को संजीदगी से नहीं ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बगैर विजन के हम कुछ नहीं कर सकते, मेरिट नहीं था इसलिए ये सारा कुछ जो है वो नीचे चला गया, पाकिस्तान नीचे की जानिब गया है। पीजे मीर साहब ये बात तो उन्होंने ठीक कही है कि मेरिट तो नहीं है, स्टिल नहीं है। अगर मेरिट होता तो हम यहाँ ना होते जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या आपको पॉलिसीज ऐसी लग रही हैं अमलन
बातों की बात नहीं कर रही मैं, अमलन ऐसी लग रही है कि वाकई अब जो भी कुछ हो रहा है वो मेरिट पर हो रहा है। देखिए मेरिट की जब हम बात करते हैं, फवाद उसने पीपल्स पार्टी PMLN और PMLQ, फिर उसके बाद जल मुशर्रफ और आज PTI के अंदर उनका एक ही एक रोल रहा है, वो है मीडिया का रोल, इंफॉर्मेशन का रोल। मेरिट कैसे आएगी कि जब आप उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप मिनिस्टर बना देते हैं, वो मेरिट किधर है? आई मीन ये आइंस्टाइन तो है नहीं है, ना ये एरिस्टोटल है, तो मुझे बता दें कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है। दैट मेरिट डजंट जस्टिफाई इटसेल्फ। आप मेरिट वहाँ लेके आते हैं जहाँ आपका एक आदमी एक एबिलिटी उसकी होती है और उस एबिलिटी के ऊपर आप उसको वहाँ अपॉइंट करते हैं। दैट इज़ व्हाट मेरिट इज़ ऑल अबाउट। हमारे अंदर यहाँ मेरिट नहीं है। हमारे अंदर तो सुमैया आप सेक्रेटरीज को देख लो, आज की हुकूमत नहीं, ये पुरानी हुकूमतों भी, सदीकुल फारूक विल यू नो बैक मी ऑन दिस, कि हमने एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का उसको बना दिया वाटर एंड पावर को बना दिया इंडस्ट्रीज को बना दिया आपने किसी और डिपार्टमेंट में। हम तो इस तरह कुछ चेंज करते रहे सिंपली एज अ रूटीन, एंड येट जब ये जाते हैं दे डोंट एक्चुअली परफॉर्म। सो वेयर इज दैट मेरिट? अब मेरिट आती है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा गंदा सिस्टम है, ये बरादरी सिस्टम। हर बंदा एक पार्टी में, दूसरा बंदा उसका रिश्तेदार तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में उसकी वहां से सिफारिश आएगी, इसको इधर लगा दोगे, इसको इधर लगा दो। सो मेरिट गोज डाउन द ड्रम। इमरान, यस आई नो हिम, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरिट का आदमी है और मेरिट पे काम करता है, लेकिन ही इज सराउंडेड बाय डीमेरिटेड पीपल। मैं इनको खुद बताता हूँ, मैं आज टेलीविजन पे भी आपको बता रहा हूँ। देखो अगर हमने प्राइम मिनिस्टर को सक्सीड होते देखना है या पुराने को भी देखना था, पुराने ने भी चमचों की थ्रू मार खाई है। जी नाज़रीन, तो यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और ज़ाहिर अभी वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू भी करी है और उन्होंने फिर वही बात की है ज़ाहिर करप्शन के हवाले से। ज़रा उस पर सदीकुल फारूक साहब का भी टेक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सदीकुल फारूक साहब, ज़ाहिर ये बात तो उनकी सही है कि जहाँ करप्शन होती है वो कौमें पीछे रह जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि करप्शन बहुत से फसाद की जड़ है। इमरान खान साहब ने जो आज करप्शन के खिलाफ जहाद की बात की, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा था मुझसे शुरू करें एहतसाब। आज ही चेयरमैन नैब ने कहा है कि मालम जब्बा और पेशावर मेट्रो, उन्होंने मुल्तान मेट्रो का जिक्र किया जिस पे चीन ने भी तरदीद कर दी कि उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। जिसने इल्ज़ाम लगाया था वो फिर भाग गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने पेशावर मेट्रो का तो जिक्र ही नहीं किया, जिसका उन्होंने कहा कि 31 से पता नहीं 100 कितने अरब हो गई है, और उसके खिलाफ आप स्टे ले आए। आपने कहा था मुझसे शुरू करो, तो आपकी ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई। आप कहते हैं ना कि पैसा लोग बाहर भेज देते हैं, मुल्क का पैसा, तो फिर आपकी बहन ने भी, अलीमा खान ने भी बाहर पैसा भेजा, जो UAE की कितने 70 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो काला धन उन्होंने सफ़ेद करवा लिया। आपने खुद इमरान खान साहब 2002 के परवेज़ मुशर्रफ के उस स्कीम में, एमनेस्टी स्कीम में अपना काला धन सफ़ेद करा लिया। आपके खिलाफ बिलियन ट्री सोनामी जो है वो केस बना हुआ है, आपके खिलाफ हेलीकॉप्टर का केस बना है। आपका अपना जो मकान है 300 केनाल में, ये बनी गाला में, उस पर आप देख लें वो क्या है, सारी चीज़ें। तो अपने से शुरू करें ना करप्शन। आप पहले अपने आप को तो साफ करो भाई, फिर उसके बाद दूसरों पर बात करें। सही। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की ये सारी बातें महज बातें हैं, इनमें हकीकत कुछ नहीं है। अपने आप को पेश करें। अगर आप कभी रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी मगरब पे छलांग मार के चले जाते हैं, कभी चीन चले जाते हैं, तो आपने अपनी क्या मिसाल पेश की, हमें ये बताएं। ठीक है जी,
क्या मिसाल है? आप अपने आप से शुरू नहीं किया थे साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। ज़रा मुझे आगे बढ़ना है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मरियम बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जनाब ECL के हवाले से, और मामला चला गया है हुकूमत के कोर्ट में, और अब ये कहा गया है कि अब ये 7 दिन में फैसला करना है वजारत दाखिला को, कि 7 दिन में ये फैसला करें कि नाम निकाला है ECL से निकाला। मुनीर बाजवा से ज़रा आज की तफसीलात ले लेते हैं। मुनीर, मुझे बताइएगा, जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उसको मुस्तरद करते हुए अब वजारत दाखिला तक मामला पहुंचा दिया गया? हाँ जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के हवाले से दरख्वास्त जो वो वजारत दाखिला की नजरसानी कमेटी को भिजवा दी है, और अदालत ने मरियम नवाज की इस दरख्वास्त को रिप्रेजेंटेशन बनाकर वजारत दाखिला को भिजवाया है, और ये डायरेक्शन दी है कि मरियम नवाज की इस दरख्वास्त पर 7 रोज में फैसला जो वो किया जाए। अदालत के रूबरू जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अमजद परवेज एडवोकेट ने ये दलाइल दिए कि मरियम नवाज जो हैं वो एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बावजूद वो अपनी बात छोड़कर पाकिस्तान आई थी। ठीक है। और उन्होंने एडवोकेटिव मौका इख्तियार किया कि भाई ये हमें मेरा नाम जो है ECL में शामिल किया गया है मरियम नवाज का, जो कि ECL ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, आप हमें पहले इससे बताएं, और ये भी बताएं कि आपने वजारत दाखिला की जो ज़ैली कमेटी है उसमें आपने नजरसानी कमेटी उसमें आपने दरख्वास्त दायर की है कोई, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मैंने वो कोई दरख्वास्त दायर नहीं ठीक है। जिस पर अदालत ने कहा कि आपको पहले वहाँ पे दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी, फिर उसके बाद लाहौर जो अमजद परवेज एडवोकेट थे उन्होंने अदालत को बताया। ठीक है मुनीर बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिर है अब ये जो नजरसानी कमेटी है अब वो फैसला करेगी, 7 रोज में अदालत ने कहा ये फैसला करना है। तो ये हो गया मरियम नवाज का मामला। अब ये देखना होगा कि 7 रोज में वजारत दाखिला क्या फैसला करती है। दूसरी जानिब जाहिर है आज मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया है नाजरीन, और वो ये कह रही हैं कि जो मियाँ साहब हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तिब्बी पेचीदगियों की उन्होंने बात की है। वो ये कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुँचाने वाली जो शरियान है वो 88% बंद है, और वो ये कहती हैं कि अब इसके तहत अमेरिका में इलाज होना उनका चाहिए, तजवीज़ उन्होंने दी है। और एक और ज़ाहिर तिब्बी इम्तिहान है डॉक्टर्स का, और ये जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर वो ये कहती हैं कि अब बायोप्सी नवाज शरीफ साहब की जाएगी, और डॉक्टर्स के मुशावरत से ही ये बायोप्सी कराने का फैसला जो है वो किया गया है। प्लेटलेट्स के मामले में भी वो ये कह रही हैं कि बेहतरी जो है वो पैदा नहीं हुई है, और स्टेरॉइड्स को हाई डोज का देने का सिलसिला भी जारी है। अब्बास नकवी से ज़रा हम सूरत हाल जान लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अब्बास ज़रा बताइएगा मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से क्या पता चल पाया? जी बिल्कुल सुनिया, जहां एक जानिब लंदन जो है वो वहां पर नून लीग की तमाम क़यादत मौजूद है और सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है, वहीं मरियम औरंगजेब की जानिब से जो आज एक अहम बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की अमेरिका में इलाज की तजवीज़ दी है, और मियां नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुँचाने वाली शरियात जो है वो 88% बंद है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस मामले में कई तिब्बी पेचीदगियां संगीन नताइज की हामिल हो सकती हैं, और रिस्क लेने की बजाय डॉक्टर्स ने अमेरिका में इस शोबे के माहिरीन से रजू करने पर इसरार किया है। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ की अमेरिका मुंतकली डॉक्टर्स के लिए एक और तिब्बी इम्तिहान है, क्योंकि बरकी शौ से अंदरूनी अज़ा की रोशनी में मुआयने मोहम्मद नवाज शरीफ के बायोप्सी की जाएगी, और मौजूदा तिब्बी कैफियत को देखते हुए बायोप्सी करने पर डॉक्टर की मुशावरत हुई है। ठीक है, का ये भी कहना है कि ठीक है, बेहतरी पैदा नहीं। ठीक है अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा पीजे में साहब आपकी वजह से एक सवाल ज़रा सिद्दीक साहब से कर लो, फिर आपके पास आती हूँ। सिद्दीक साहब, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है मियाँ साहब की, 88% तक खून ना पहुँचना, ये शरियान का 88% तक बंद होना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। सुमैया, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब यहाँ बोर्ड हुकूमत ने बनाया था पंजाब में, तो उन्होंने यही कहा था और तजवीज़ दी थी कि इस बीमारी का इलाज जो है वो अमेरिका में है। यानी बरतानिया में भी जो 400 साल से जहाँ बहुत कुछ हो रहा है और कोई एक दिन के लिए भी जमहूरियत पटड़ी से नहीं उतरी, वहाँ भी इतनी तरक्की के बावजूद इलाज उसका नहीं है, और अमेरिका में। तो अब वहाँ जाके भी ये बात एस्टेब्लिश हो गई, वहाँ भी डॉक्टरों ने यही कहा है। अब एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी जितनी इंसान की होती है वो इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत जब आ जाती है तो ना एक साथ आगे होती है ना पीछे, लेकिन जान बचाने के लिए जिस तरह
आकाए नामदार सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी कराते थे, अपने खोद भी सर पे पहना, ज़रा बिख्तर भी पहनी, सारा कुछ किया। तो जान बचाने के लिए तो आपको दुनिया में रहते हुए मादी ज़रा इख्तियार करने हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ साहब को वसाइल दिए हुए हैं। ठीक है, ये कोई सरकारी खर्चे पे इलाज नहीं हो रहा, ज़ाती तो जाएं इलाज करें। हाँ। और अगर अल्लाह ताला फजल फरमाते हैं, सेहतयाब होके वो वापस आ जाएंगे। अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी दुआएं हैं मियाँ साहब के साथ। बिल्कुल सही पीजे मीर साहब, जाहिर है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से हम दुआ भी करें, दुआ गो हैं सभी के, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन जो अभी उनकी पहले भी रिपोर्ट थी, जो अभी तबीयत के हवाले से बातचीत है, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि सेहत पर सियासत हो रही है। सियासत कौन करता है सेहत पर? ये वो लोग सियासत करते हैं जो कि इनसिक्योर होते हैं, कोई भी हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। इस पे इनके साथ कितनी सबसे ज़्यादा सियासत तो पीपल्स पार्टी ने की हुई है इनके साथ। द क्वेश्चन अराइजेज, देखें कोई भी बीमार हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, कोई भी हो, अगर जब आप बीमार होते हैं, आई थिंक डिसेंसी मोरालिटी आपको सुमैया ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आप जो बीमारी है उस पर सियासत ना करो। देखो बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस आप देख लें, कोई भी जो पकड़ा जाता है वो बीमार होता है। ये एक्सेप्शंस हैं। नवाज शरीफ, आई नो हिम वेरी लॉन्ग। जरदारी की मैंने हालत देखी थी 2 साल पहले, मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक वो जिंदा हैं, खुदा की कसम। वो जितनी मल्टीपल बीमारियों से गुजर रहे हैं, आई हैव सीन इट। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ जो भी पकड़ा जाता है वो जाके बीमार हो जाता है जेल के अंदर, उससे पहले ठीक होता है। अब ये ट्रेंड भी तो हमें ख़त्म करना चाहिए ना। अब चलें ठीक है, जो जेन्युइन केस है वो जेन्युइन केस है, लेकिन अननेसेसरी जो भी आप पकड़ रहे हैं वो इमीडिएटली वो रिफ्यूज मांगता है हॉस्पिटल में, या कोई ना कोई मांगता है। लेकिन बिल्कुल अब मैं इत्तेफाक करता हूँ सदीकुल फारूक से और आपसे भी, दोनों से, कि देखो जो भी बीमार है उसके ऊपर प्लीज सियासत ना करो। ये तो सवाल मैं कर रही हूँ, सिद्दीक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं भी सवाल जरा कर लूँ फिर आप ऐड करें। सिद्दीक साहब, ये कौन कर रहा है सियासत? एक जुमला। जी जी जी, एक जुमला मैं, हाँ जी, सियासत वो कर रहे हैं। एक तो पीजे मीर साहब ने बात की जो इनसिक्योर हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जिन्होंने दुश्मनी बना ली है। मतलब नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी है, चाहे कुछ हो जाए। अब देखें जी, वो मुजाहरा वहाँ कर दिया, अब यहाँ से जनाब आप सारे बयानात इनकी मशीर इतलात के पढ़ें, फवाद चौधरी के बयानात पढ़ें, आपको पता चलेगा कौन सियासत कर रहा है, बीमार कौन है और कर क्या रहा है। अच्छा, अब मैं अब अर्ज करूँ आपसे, देखिए लोग जब बाहर बीमार होते हैं ना, वो वक्त पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वक्त पर दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर से मशवरे के बाद दवाई बदलनी होती है बदल लेते हैं, अपने वक्त पर आराम भी कर लेते हैं और रूटीन के काम करते हैं। जब उन्हें उठा के जेल में बंद किया जाता है, वहाँ ये सारी चीज़ें ठीक नहीं चलती, माहौल ख़राब हो जाता है, दवाइयों का और डॉक्टर की कंसल्टेशन जो है वो पाबंदी का शिकार हो जाती है, फिर बीमारी बढ़ जाती है। अब वैसे भी जो जिसकी उम्र 60-65, लेकिन सिद्दीक साहब वो तो मियाँ साहब की बीमारी पर तो खुद वज़ीर आज़म ने कहा ना कि मियाँ साहब लग तो नहीं रहे, नजर तो नहीं आ रहे कि इतने बीमार हैं जितनी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब देखें उनकी वजीर सेहत सूबाई जी हर 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जी जी, उनका मेडिकल बोर्ड सबसे जो सीनियर तरीन डॉक्टरों का बता रहा था जी, और ये उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें जो है दवाइयाँ दे के इस काबिल बनाया गया कि वो सफर कर सके, यानी कि अपनी टीम से पूछें। वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सिद्दीक साहब आपका पॉइंट, सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पॉइंट ये आया है कि ये कहते हैं नून लीग वाले कि भाई अगर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात है मियाँ साहब की बीमारी पर तो अपनी टीम से पूछगछ कर लें जो आपकी वज़ारत सेहत है। तो उसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।